ओम शांति। बाबा के इस बेहद घर में, बाबा की चरित्र भूमि में, कर्म भूमि में, वरदानी भूमि में हम सब एकत्रित हुए हैं। किस लिए? योग तपस्या भट्ठी करने के लिए। कि ऐसी तपस्या कि जिस तपस्या के परिणाम स्वरूप निर्बलता खत्म हो जाए, जीवन में निर्मलता का प्रवाह बनता जाए। ऐसी तपस्या कि जिससे सतयुग बहुत नज़दीक आ जाए। ऐसी तपस्या कि हम हंसते गाते फरिश्ते बन के वतन में उड़ते चले जाए, या जिसको हम कहें हम बाप समान बन जाएं, संपन्न और संपूर्ण बन जाए। तो इस बेहद घर में आप ऐसी योग तपस्या भट्ठी करने के लिए आए हैं। तो बाबा का घर सो आपका अपना घर, आपके अपने ही घर में आपका बहुत तहे दिल से स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। बाबा ने इसी भूमि पर रहकर 33 वर्षों के अंदर ब्रह्मा बाबा ने अपनी अव्यक्त स्थिति बना ली। फरिश्ते बनकर उड़ चले और हम सबका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मेरे बच्चे भी जल्दी जल्दी तैयार हो जाए तो परम धाम का भी गेट खुले और गोल्डन एज का भी। हमारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं बाबा। तो हम ऐसी भट्ठी करें जो बाबा हमारे लिए हमारे से अपेक्षा करते हैं। जिस सांचे में हमें ढालना चाहते हैं उस सांचे में हम ढल जाए। तो ऐसी सुंदर तपस्या के लिए आप यहाँ पधारे हैं। 3-4 दिन के लिए अपनी सारी जिम्मेवारियाँ किसी अन्य को सौंप कर, या यूँ कहे बाबा को ही सौंप कर, है ना। और आप बाबा के घर में बाबा के सानिध्य में बैठकर तपस्या करने आए हैं। आप सभी सुबह ही पहुँच गए थे? हाँ, कितने बजे पहुँच गए थे? 7 बजे पहुँच गए थे। दिन में भी आए हैं कई लोग, काफ़ी लोग शायद सुबह आ गए। दिन में कितने लोग आए? हाथ खड़ा करेंगे। हाँ, 1/4 लगता है दिन में आए हैं। तो बाकी सब ने तो आज दिन भर 4 धाम का फ़ायदा लिया होगा ना। बहुत अच्छा, एडवांस में पहुंच गए तो 4 धाम का फ़ायदा मिल गया। तो यहाँ पर 3-4 दिनों में हमें बहुत अच्छा अवसर मिलेगा 4 धाम करने का। क्योंकि शांतिवन में जब आते थे और ऊपर सिर्फ विज़िट करने आते थे, बाबा की कुटिया और कमरे में शायद 1-1 सेकेंड या 1-1 मिनट ही जाने की मार्जिन मिलती थी। लेकिन अब पूरे ही 4-5 दिन जब यहाँ पर है आप, तो पूरे चारों ही धाम जितना जी भर कर आपको वहाँ बैठना है बैठ सकते हैं, परंतु थोड़ी सी मर्यादाएं भी रखनी होती है। तो जो हम अब आपको बताएंगे कि आप बहुत सुंदर लक्ष्य लेकर आए हैं भट्ठी करने के लिए, स्व परिवर्तन के लिए, बाप समान बनने के लिए। तो आपका ये समय सचमुच सफल हो, सार्थक हो, उसके लिए भट्ठी की एक दिनचर्या बनाई है, जिस दिनचर्या से मैं आप सभी को अभी अवगत कराऊंगी। दिनचर्या ऐसी है जैसे आज का पहला दिन है, उद्घाटन का दिन है। बताती हूँ ना। तो आज उद्घाटन का दिन है। तो आज जैसे अभी हम सब मिले हैं, योग और तिलक के साथ आरंभ किया है। अभी आपको दिनचर्या सुनाएंगे और साथ साथ कुछ विशेष डायरेक्शंस भी कि जिसको फॉलो करके हम भट्ठी का पूरा
लाभ ले सकते हैं। और उसके बाद 6:15 के बीच में हमारे बीच में शीलू दीदी जी आएंगे, जो भट्ठी के लक्ष्य को विस्तार से हमारे सामने रखेंगे। 7:30 बजे तक हमारे बीच में होंगे। और 7:30 बजे हमारे बीच में आएंगे मधुरवाणी ग्रुप, जो गीत के माध्यम से आप सभी का स्वागत करेंगे बाबा के घर में। और उसके बाद हमारे शशि दीदी जी आएंगे, जो आप सबको भट्ठी की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी देंगे और बाबा के घर से मुख मिठा भी कराएंगे, स्वागत टोली भी देंगे। और इस तरीके से आज का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। आने वाले जो 3 दिन हैं उसको आप ध्यान से सुनेंगे कि वो दिनचर्या कैसी रहेगी। ब्राह्मणों का दिन तो अमृत वेले से ही आरंभ होता है, और चूंकि यहाँ पर आपके पास सिर्फ 2 जिम्मेवारी है, एक भजन और दूसरा भोजन, और कुछ भी नहीं है ना। भजन माना आत्मा को भोजन और भोजन माना शरीर को भोजन, बस ये 2 ही जिम्मेवारी है, बाकी तो कोई जिम्मेवारी नहीं है। और इसलिए आप जितना चाहे अपना समय योग के लिए सफल करना चाहे सफल कर सकते हैं। आप जितना जल्दी उठना चाहे उठ सकते हैं। हर एक की अपनी अपनी शारीरिक कैपेसिटी होती है, शारीरिक तबीयत होती है, उसको ध्यान में रखते हुए आप उठेंगे। इतना भी जल्दी नहीं उठे कि सुबह तो बहुत जल्दी उठ गए और फिर सेशन के समय झुटके मार रहे हैं। हाँ, तो बैलेंस रखेंगे। तो आप चाहे जितना जल्दी उठे, कोई रोक टोक नहीं है आपको, लेकिन ऑफिशियली संगठित योग करने के लिए सभी को 4 बजे यहाँ हाजिर रहना है इसी हॉल में। अमृत वेला योग संगठित रूप से इसी मेडिटेशन हॉल में किया जाएगा। तो अमृत वेला योग यहाँ करने के लिए जब आप आए, उससे पहले आप 4 धाम करें, आपके ऊपर है, उसके बाद में करें, वो सब आपके ऊपर है। लेकिन इतना ध्यान अवश्य रखेंगे, अमृत वेले में चाहे बाद में या पहले, जब भी हम 4 धामों में जाते हैं, आवाज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। और ऐसा भी ना हो कि सिर्फ बैठ रहे उठ रहे, बैठ रहे उठ रहे, बैठ रहे उठ रहे। कई बार ऐसा सीन दिखाई पड़ता है कि चल क्या रहा है, बैठ रहे और उठ रहे, बैठ रहे और उठ रहे हैं। तो उससे क्या होता है, जो अन्य लोग भी बैठे होते हैं ना, पूरा वो जो योग का वातावरण नहीं हो पाता है। तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। जब आप विशेषकर जो छोटे 2 रूम है ना, बाबा का एक कुटिया है और बाबा का कमरा, इसमें इन बातों का ध्यान रखेंगे कि आवाज़ बिल्कुल नहीं, मोबाइल बिल्कुल नहीं बजेगी, और उठना बैठना ऐसा क्लियर दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। योग का वातावरण क्लियर दिखाई दे, इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो अमृत वेला यहाँ पे संगठित यहाँ होगा, और उसके बाद आप अपने अपने कमरों में पुनः जाएंगे और पूरी तैयारी के साथ 6:30 बजे ओम शांति भवन में पहुँचेंगे, जहाँ पर 6:30 से 7 बजे तक योग चलेगा। और 7 से 8 बाबा की मुरली सुनेंगे, और मुरली के बाद यहाँ वाले भाई बहने, सेवाधारी भाई बहने क्लास से उठ जाएंगे। लेकिन आप जो खास भट्ठी करने के लिए आए हैं, मुरली के बाद, गीत के बाद बैठे ही रहेंगे, क्योंकि आपको प्रतिदिन की दिनचर्या वहीं पर सुनाई जाएगी। यहाँ जो मैं दिनचर्या सुना रही हूँ, एक ओवरऑल, एक सामान्य रूपरेखा दे रही हूँ। स्पीकर कौन होगा, टॉपिक क्या होगा, वो मैं आज सब नहीं बताने वाली हूँ। वो प्रतिदिन की दिनचर्या जो मुरली क्लास के बाद अनाउंस होगी, उसमें ही बताया जाएगा। अभी सिर्फ सामान्य दिनचर्या। तो वो प्रतिदिन की दिनचर्या सुनने के बाद आप नाश्ते के लिए प्रस्थान करेंगे, और आपका नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात्रि का भोजन,
तीनों ही समय का जो खाने का व्यवस्था है खाने की, वो ऊपर वाले डाइनिंग हॉल में है, नीचे नहीं है आपकी व्यवस्था। आपकी व्यवस्था ऊपर है और इसलिए पूरी कोशिश करेंगे कि आप ऊपर ही जाकर भोजन स्वीकार करेंगे। कोई ऐसी बात बन जाती है, ऊपर जाना किसी कारण से मुश्किल है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं, तब ऐसी स्थिति में आप लिफ्ट का यूज़ कर सकते हैं। किचन कॉम्प्लेक्स में पीछे साइड में लिफ्ट भी है, उस लिफ्ट का इस्तेमाल करके ऊपर जा सकते हैं। और कभी कभी शायद कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि लिफ्ट में जाना भी संभव नहीं हो पा रहा है, कोई ऐसा कारण बन जाए, उसी स्थिति में आप नीचे भोजन ग्रहण करेंगे, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं। और नाश्ते के साथ भी कईयों को चाय की व्यवस्था चाहिए होती है, तो वो वाली व्यवस्था भी ऊपर ही आपको मिल जाएंगी। तो जो तीनों टाइम का भोजन है वो ऊपर वाले डाइनिंग हॉल में रहेगा। और 3 टाइम की जो चाय होती है, जैसे अमृत वेला की चाय, और सुबह में जो 2 क्लासेस होंगे उसके बीच में ब्रेक होता है, उस समय भी चाय दी जाती है। और फिर शाम को जो विश्राम के बाद चाय टोली लेते हम सभी, ये तीनों ही चाय नीचे वाले डाइनिंग हॉल में, उसके लिए ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो तीनों समय की चाय नीचे वाले डाइनिंग हॉल में और तीनों समय का भोजन ऊपर वाले डाइनिंग हॉल में। ठीक है, तो नाश्ता करके फिर आप थोड़ा समय रिलैक्स रहेंगे और फिर 9 से 10 आप सभी 4 धामों की यात्रा करेंगे। और फिर 10 से 1 ये 3 घंटे आपको इस मेडिटेशन हॉल में बैठना होगा। और शाम को 5 से 8, सुबह में 10 से 1 और शाम में 5 से 8। तो अमृत वेले का पौना घंटा, फिर सुबह में 10 से 1 3 घंटे और शाम को 5 से 8 3 घंटे। ये पूरे आपके लिए किसके लिए रहेंगे? मेडिटेशन हॉल के लिए रहेंगे। परंतु थोड़ा सा इसमें फिर चेंज आ जाएगा, क्योंकि आप ऐसे समय पर आए हैं जब आपको प्रभु मिलन का भी सौभाग्य मिल रहा है ना। 15 तारीख को हम सभी बाबा से मिलेंगे और इसलिए बाबा का जो प्रोग्राम होता है फिर वो ओम शांति भवन में रखा जाता है, क्योंकि मधुबन वाले भी होते हैं, सेवाधारी भाई बहनें भी होते हैं। अभी तो सिर्फ आपसे ही भर गया है हॉल, तो इसलिए बाबा वाला जो प्रोग्राम होता है उस समय हम 5 से 8 पूरा शाम का ओम शांति भवन में होंगे। और क्या परिवर्तन है कि चूंकि बाबा का दिन होता है तो हमें लगता है कि दिन की क्लास थोड़ी जल्दी पूरी हो जानी चाहिए, है ना। तो इसलिए हम 10 से शुरू नहीं करके फिर 9:45 से शुरू कर देते हैं बाबा वाले दिन। ठीक है ना। और दूसरा क्या करेंगे कि बाबा वाला दिन इसमें आने के कारण एक दिन जो शाम को हम सौगात देते हैं वो जैसे कि हमारे हाथ से निकल जाता है, तो अगले दिन फिर दोपहर में करनी पड़ती है वो सौगात की व्यवस्था। और इसलिए अगले दिन भी फिर 9:45 से ही शुरू करेंगे। ठीक है, तो इन 3 दिनों में से कल का दिन 10 से 1 तक रहेगा, लेकिन आने वाले 2 दिन 9:45 से होंगे। ठीक है, और उसका कारण क्या समझ में आ गया ना, क्लियर? ठीक है, तो सुबह में हम क्या करेंगे, 10 से 1 कहो या 9:45 से 1 जो भी होगा, वो उसमें 2 क्लासेस होगी, 2 क्लासेस और ब्रेक और योग। जैसे 10 से 10:30 योग चलेगा, फिर 10:30 से 11:30 पहली क्लास होगी और 11:30 से 12 ब्रेक आएगा और फिर 12 से 1 दूसरी क्लास होगी। ये कल के लिए माना 14 तारीख। और 15-16 में थोड़ा परिवर्तन किया है, तो
तो 9:45 बजे हम योग शुरू करेंगे। 9:45 से 10 योग रख के 10 से 11 क्लास करेंगे और फिर 11 से 11:30 ब्रेक रखेंगे और फिर 11:30 से 12:30 दूसरी क्लास होगी। क्लियर है? तो ये दिन का हो जाएगा। और जैसे शाम के 5 से 8 में क्या करेंगे कि शाम को भी 5 बजे यहाँ आने से पहले, जैसे सुबह में 10 बजे आने से पहले भी आप 4 धाम करके आएंगे और शाम को भी 5 बजे यहाँ आने से पहले क्या करेंगे, 4 धाम की यात्रा करेंगे। और उसके लिए टाइम रहेगा आपका 4:30 से 5, क्योंकि 1 बजे जब आप फ्री होंगे फिर भोजन करने जाएंगे, फिर विश्राम करेंगे, विश्राम के बाद फिर तैयार होके चाय टोली लेंगे, तो समय तो हो ही जाएगा। तो शाम को 4:30 से 5 4 धाम की यात्रा और 5 से 6 पूरा 1 घंटा योग करेंगे और फिर 6 से 7 क्लास होगी और 7 से 7:30 पुनः योग रहेगा। और फिर 7:30 बजे, जैसे कल के दिन हमारे पास टोटल 3 दिन होते हैं, उसमें से एक दिन हम रखते हैं सौगात, एक दिन हम रखते हैं स्पेशल ब्रह्मा भोजन सुखधाम के आंगन में पिकनिक के समान, और एक दिन रखते हैं अनुभव की लेन देन। 3 ही दिन होते हैं। तो कल चूँकि परसों बाबा का प्रोग्राम है, जनरली बुधवार को हम पिकनिक रखते हैं, परंतु बुधवार को बाबा का दिन आ रहा है, इसलिए पिकनिक कल ही हो जाएगी आपकी। तो 7:30 बजे आप पूरा हो जाएगा यहाँ से। वैसे तो 8 करते हैं, लेकिन सुखधाम का आंगन क्या है, छोटा है बहुत, वहाँ सभी एक साथ नहीं जा सकते हैं और इसलिए 2 शिफ्ट में जाना पड़ता है। तो जब आधे उठ ही जाते हैं तो बाकी वो योग का वातावरण तो कम हो ही जाता है, इसलिए आधे लोग पहले जाते हैं सुखधाम के आंगन में भोजन के लिए और बाकी आधे भी भल उठ जाते हैं, जाके फिर वो वाला समय थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए या बाबा के कमरे या कुटिया में आप यूज़ करें और 10-15 मिनट के बाद सुखधाम के आंगन में जाएंगे ताकि वहाँ पर क्राउड नहीं हो। ठीक है? तो ये कल का शाम का 5 से 7:30 यहाँ होंगे और फिर 7:30 के बाद भोजन की व्यवस्था। और फिर 15 तारीख को भी चूँकि बाबा का प्रोग्राम है तो पूरे 8 तो आपको ओम शांति भवन में ही हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ कैसे होता है, क्योंकि शांतिवन का ही लाइव ट्रांसमिशन आने वाला है वहाँ पर। तो 5 से 6 होती है सूर्य भाई की क्लास और 6 से 6:30 संगठित योग भी चलता है और उसके बाद संदेशी आती है और भोग भी लगता है। और ठीक 6:30 बजे बाबा की वीडियो चालू की जाती है जो 8 बजे तक चलती है और फिर बड़ों के आशीर्वचन के गुड विशेष कहें वो भी होती है। वो पूरा करते ही आप भोजन के लिए जा सकते हैं। और लास्ट वाला डे 16 तारीख को फिर अनुभव की लेन देन होती है 7:30 बजे। तो हम ये सब क्यों बता रहे विस्तार से कि सुबह में आपका आधा घंटा योग मिल रहा है 10 से 10:30 और दूसरे 2 दिन सिर्फ 15 मिनट मिल रहा है क्योंकि क्लास जल्दी आरंभ करनी है ना। और फिर शाम को हम आपको दे रहे हैं 5 से 6 और फिर 7 से 7:30, क्योंकि 6 से 7 क्लास चलती है और कई बार स्पीकर शार्प 7 बजे पूरा नहीं करता है, कई बार ऐसा होता है, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ले लेते हैं, कई बार होता है। तो फिर बचा कितना समय योग के लिए, इसलिए 5 से 6 वाले योग को आपको इम्पोर्टेंस देनी है। ऐसे नहीं वो तो क्या जाके बैठना ही तो है ना योग करने के लिए। तो हम कई बार क्या कर देते हैं, उसको इतनी वैल्यू नहीं देते हैं, जाके बैठना ही है ना योग के लिए। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। हम क्या करने आए हैं, योग तपस्या भट्ठी करने के लिए आए हैं और जिसमें बाबा ने कहा हुआ है संगठित योग का अपना महत्व होता है।
यूँ तो पूरा ही समय बाहर भी आपको चार धाम मिलेंगे, जब क्लासेस नहीं है तब भी आप बाहर ही होंगे, लेकिन संगठित योग का भी अपना महत्व होता है। और इसलिए शाम को 5 से 6 बजे वाला जो योग होगा उसको भी आपको इम्पोर्टेंस देना है। और जो चार धाम की यात्रा है, उस चार धाम की यात्रा में आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम कहते हैं चार धाम की यात्रा करो, इसका मतलब ये नहीं है कि उस 1 घंटे में या अथवा आधे घंटे, सुबह 1 घंटा और शाम को आधा घंटा, कि चारों ही धामों में भागम भागी करके जाना है। नहीं, पूरे 3-4 दिन है, आप किसी भी एक स्थान पर बैठकर बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। लेकिन फिर भी 2 स्थान तो बहुत छोटे हैं, बाबा की कुटिया और बाबा का कमरा। वहाँ आप चाहे कि मैं आज इसी स्थान पर आधा घंटा 1 घंटा बैठ जाऊँ, पॉसिबल नहीं है। सपोज आप सभी को संकल्प आ जाए कल हम सब कुटिया में ही बैठेंगे, समा सकोगे? नहीं समा सकोगे। इसलिए बाबा की कुटिया और कमरे के लिए विशेष ध्यान रखना है कि 5 या 10 मिनट से अधिक वहाँ नहीं बैठेंगे। हाँ, आप बहुत जल्दी अर्ली उठ के आ गए हैं और उस समय कोई रश नहीं है, कोई क्यू में नहीं खड़ा है, तब भले बैठे रहो। सिर्फ एक ही कारण है 5 से 10 मिनट बैठने का, कि हमारे कारण से बाहर कोई क्यू में लंबी देर तक खड़ा नहीं रहे। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। बाकी टावर ऑफ पीस तो खुला ही है, पूरा बड़ा मैदान, हिस्ट्री हॉल भी बड़ा है, तो चाहे जितनी देर वहाँ पर योग करना चाहे कर सकते हैं। इन चारों का महत्व क्या है? वैसे तो आप सभी बाबा के बच्चे हैं, सभी को पता है। इन केस जो बहुत नए नए होते हैं, कभी नहीं भी पता होता है, तो हिस्ट्री हॉल के सामने ही चार धाम के वर्णन वहाँ पर लिखा हुआ है, तो जरा उसको पढ़ लेंगे और उसके महत्व को समझेंगे, ठीक है ना? क्योंकि मैं अभी वर्णन करने जाऊंगी तो फिर समय कम पड़ जाएगा मुझे, और बाद में कभी चांस मिला तो बीच बीच में बता देंगे ज़रूर। तो चार धामों की यात्रा, और साथ साथ जो बाबा को पत्र लिखना है, वो पत्र भी जब आप लिखें तो हिस्ट्री हॉल में चाहे बैठकर लिख सकते हैं, शांति स्तंभ पर भी चाहे तो बैठकर लिख सकते हैं, पर कुटिया और कमरे में बैठकर बिल्कुल भी नहीं लिखना है। उसका क्या कारण है? 3 कारण है। एक तो बैठना ही 5-10 मिनट है, मार्जिन बहुत कम है, और कई बार बाबा को पत्र लिखने बैठते हैं तो बाबा के प्यार में ऐसे खो जाते हैं, घड़ी का कोई अंदाज नहीं रहता है ना? नंबर 2, लिखते लिखते पेन कब छूट गई हाथ से पता ही नहीं, और फिर दाग हो जाता है सफ़ेद बिछायत पर। नंबर 3, जब लिखने की सोचते हैं तो अपनी पेन टटोलते हैं, जेब टटोलते हैं, बैग टटोलते हैं, तो खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ होती है बहुत, है ना? तो उससे बैठे ही 5-10 मिनट के लिए बाकी लोग भी, और आपकी आवाज़ से उनको क्या हो जाएगी? डिस्टर्बेंस हो जाएंगी। इसलिए अपना लेटर पहले ही तैयार रखिए। बाबा के कुटिया के बाहर भी स्थान है, वहाँ पर भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इन बातों को ज़रूर ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न आता है कि बाबा को पत्र में लिखें तो क्या लिखें, है ना? क्योंकि हम कह रहे हैं सुबह का 9 से 10 का टाइम, चार धाम की यात्रा करना है और बाबा को पत्र लिखना है। तो कई बार भाई बहनें पूछते हैं लिखे क्या आखिर बाबा को पत्र में, हाँ? या 5 से 6 भी जो शाम को योग का समय दिया है, जिस समय संगठित योग चलेगा, बाप दादा की ड्रिल भी चलेगी, 2 बहनें यहाँ पे योग कंडक्ट भी करेंगी, बाकी ऐसे कमेंट्री जो होती है वो नहीं चलेगी। तो कई बार भाई बहनें इसलिए उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं कि अपन नहीं तो जाके बैठना है और क्या करना है, क्योंकि और ऐसे बैठते हैं ना तो शायद वो दूसरी बातें याद आ जाती है, इससे अच्छा वहाँ बैठो ही नहीं। परंतु नहीं, वो क्यों आपको समय दिया जा रहा है?
हम तपस्या करने आए हैं, और तपस्या का मतलब ही होता है अंतर्मुखी होना, और अंतर्मुखी होना मतलब ही एकांत प्रिय होना, अर्थात ही एकाग्र चित्त होना। तो एकांत में हमें बैठना होगा। एकांत में बैठकर क्या करेंगे? तो जैसे कहा कि मन में और बातें याद आ जाती है, तो कई बार सोचते हैं कुछ कमेंट्री भी तो नहीं चल रही, कुछ और बातें याद आती है, उससे अच्छा तो नहीं बैठो। लेकिन नहीं, वो जो और बातें याद आ रही है ना, वही तो आपको दिया गया है समय कि देखो मेरे अंदर बाबा का जो इतना ज्ञान मुझे मिला है, इतने वर्षों से मैं चल रहा हूँ, और बाबा जो मुझसे चाहते हैं उसके अलावा मेरे अंदर अभी भी क्या क्या है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो बाबा नहीं चाहते पर मेरे अंदर है। क्लासेस जो आप सुनेंगे यहाँ पे, कुछ भी नया नहीं होगा। आपने सब कुछ सुना हुआ होगा जो आप यहाँ सुनेंगे। फिर भी क्यों सुनेंगे हम? वो इसलिए सुनेंगे कि भल हमने पहले सुना हुआ है, लेकिन शायद सुनकर उसको धारण नहीं किया है, सिर्फ बुद्धि रूपी तिजोरी में रख दिया है। और धारण का मतलब सुनकर फिर अपनी चेकिंग नहीं की है, और चेकिंग करके अपने आप को चेंज नहीं किया है, लेकिन सिर्फ क्या बन गए हैं? ज्ञानी पंडित बन गए हैं, है ना। ऑनलाइन सेवाओं से तो बहुत ज्ञानी पंडित तैयार हुए हैं, है ना। लेकिन ज्ञानी पंडित की सिर्फ नहीं, ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा की जरूरत है। जीवन में वो परिवर्तन दिखाई दे। बाबा जो कहते हैं कि दुनिया वाले भी सुन सुन के थक चुके हैं, आप जो सुना रहे हो उसका स्वरूप उसमें आप में उसको दिखाई दे, अनुभूति हो उसको, आपके चेहरे और चलन से ही सामने वाले को अनुभव प्राप्त हो। वो स्टेज हमें बनानी है। तो हर क्लास जो सुनेंगे, सुनने के बाद अपने आप से लगाना है, उसको चेक करना है कि वास्तविकता में बाबा हमसे ये चाहते हैं, पर इसमें मैं कितना % खरा उतरा हूँ, कितना % अभी भी चेंजेस लाने की आवश्यकता है। और वो चेंज लाने के लिए जो आप दृढ़ संकल्प करेंगे वही तो पत्र में लिखेंगे। और क्या करेंगे? क्या कमियां अभी भी है, क्या परिवर्तन लाने की आवश्यकता अभी भी है, उसके लिए मैं क्या बाबा आपसे संकल्प करता हूँ, और बाबा कैसे आप मुझे मदद करेंगे, वही सब तो लिखना होता है बाबा को पत्र में। क्लियर हुआ सब? नहीं तो बार बार लोग ये भी प्रश्न करते, लिखे क्या बार बार बाबा को? तो हर बार एक क्लास मिलेगी और हर बार एक रियलाइजेशन होगा कि मेरे में ये कमी है, मुझे ये परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। तो क्लियर हुआ पत्र में भी क्या लिखना है और क्यों एकांत में बैठना है। सागर मंथन किस लिए किया गया था? अमृत प्राप्त करने के लिए। लेकिन पहले निकला क्या था? विष निकला था। तो यही होने वाला है। हम आए हैं योग तपस्या भट्टी करने, निर्मल बनने। लेकिन निर्मल बनने से पहले मल सामने आएगा, उसी को तो फेंकना है हमें। मल सामने आएगा ना, जो हमारे अंदर भरा हुआ है, तो उससे घबराए नहीं। और इसलिए एकांत में बैठने का पूरा क्या करेंगे? लाभ लेना। ऐसे नहीं कि अकेले बैठे हैं, क्या बस गीत ही तो बज रहे, बस बाप दादा की ड्रिल ही तो चल रही है, मेरा तो मन इधर उधर भटक रहा है। नहीं, अंदर चेकिंग करेंगे। अंतर्मुखता का मतलब ही ये होता है, मुख देखो, ये मैं बैठी हूँ, ये मेरा सपोज घर के अंदर बैठी हूँ मैं,
ये मेरे घर की ये बालकनी है, या दहलीज है, या दरवाजा है, या गैलरी समझ लो, ठीक है। और इसके बाहर बाहर की दुनिया है, ठीक है। अब गैलरी में खड़े होकर बाहर की दुनिया की तरफ मेरा मुख है, और जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं मैं उनसे बात कर रही हूँ, उनका सुन रही हूँ, उनको देख रही हूँ। तो घर के अंदर कोई बैठा है, वो मुझे आवाज दे रहा है, मुझे सुनाई देगा? सुनाई देगा मुझे? अंदर जो बैठा है वो मुझे दिखाई पड़ेगा? उसके साथ मेरा कम्युनिकेशन हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। अंदर बैठे वाले के साथ मेरा कम्युनिकेशन हो, मैं उसको देखूं, उससे बात करूं, उसके लिए जो मैं गैलरी में खड़ी हूं मुख उस तरफ करके टर्न होना पड़ेगा। मुख को बाहर की तरफ नहीं, अंदर की ओर लेना पड़ेगा। इसी को कहते हैं अंतर्मुखी बनना। 5 इंद्रियों के माध्यम से हम बाहर झांक रहे हैं। मन और बुद्धि ये इंद्रियों रूपी गलियारे में आके खड़े हो जाते हैं और बाहर झांकते रहते हैं। तो अंदर जो ब्रुकुटी की कुटिया में आत्मा निवास कर रही है, उसको देख सकूंगी। अंतरात्मा की आवाज कहते हैं ना कि सुनो अंतरात्मा की आवाज। अब बाहर की आवाज इतनी तेज है, अंतरात्मा आवाज देगी भी तो सुनाई पड़ेगा क्या? नहीं सुनाई पड़ेगा। तो अंतर्मुखी, तो एकांत में बैठने का पूरा लाभ लेना, अंतर्मुखी होना, अंतर में झांकना, आत्मा के दर्शन करना, आत्मा की आवाज को सुनना, अर्थात ही जो हम सुनेंगे ज्ञान उसके अनुसार स्वयं की चेकिंग करना कि इस आत्मा में वो सब है जो बाबा चाहते हैं, नहीं है, और वो है जो बाबा नहीं चाहते हैं। तो उसको निकालने के लिए बाबा के साथ दृढ़ता, स्वयं के साथ दृढ़ता, वो एकांत में बैठकर करना है। हमें वाचा का बहुत अभ्यास हो गया है। क्लास सुनेंगे, दत्तचित्त होकर भले सुन लेंगे, लेकिन एकांत में अगर छोड़ दिया जाए, ऐसे ही क्या करे बैठ के, समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी हमें एकांत प्रिय बनने की आवश्यकता है, एकाग्र चित्त होने की आवश्यकता है। और ये तभी सफलता मिलेगी इसमें जब हम 3 प्रकार के मौन धारण करेंगे। उसमें पहला मौन ये मोबाइल का मौन। हाँ, 3-4 दिन के लिए हम जब सारी जिम्मेवारी किसी और को सौंपकर बाबा के हवाले करके आए हैं, तो फिर मोबाइल से इतना मोह क्यों? ये तो मोबाइल का जमाना है। जब मोबाइल नहीं हुआ करती थी, कोई कम्युनिकेशन होते थे क्या हमारे? तो ऐसा समझ लो मोबाइल का जमाना बंद हो गया है अभी 3-4 दिन के लिए। मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो। एटलीस्ट जब यहाँ पर आते हो तब तो बाबा की कुटिया में, चारों धाम में जहाँ जाते हो, यहाँ आते हो, ओम शांति भवन में मुरली क्लास में हो या बाबा के प्रोग्राम में, बिल्कुल भी किसी का भी मोबाइल नहीं बजना चाहिए। एक व्यक्ति का मोबाइल बजता है, अटेंशन सभी का चला जाता है, अटेंशन सभी का डाइवर्ट हो जाता है। और जब सबका अटेंशन डाइवर्ट हुआ, जिस भी एक के कारण, वो क्या कमा रहा है? गुड विशेस कमा रहा है। हाँ, गुड विशेस का अपोजिट। और इसलिए ध्यान रखेंगे, मोबाइल को स्विच ऑफ रखेंगे या साइलेंट रखेंगे, वाइब्रेटिंग मोड पे भी नहीं रखेंगे, उसकी भी खूब आवाज होती है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखेंगे। कौन कौन है जो ये
डिसाइड करके आए हैं कि इन 3-4 दिनों के भट्टी में हम मोबाइल नहीं यूज़ करने वाले हैं? देखो, अपने आप को शाबाशी दो। इसको कहते हैं तपस्या भट्टी करने का लक्ष्य। जब आए हैं भट्टी करने के लिए, जब आए हैं परिवर्तन के लिए, तो फिर क्यों उधर की दुनिया से हमको कम्युनिकेशन अभी बना के रखना है? तो जिन्होंने हाथ उठाए उनको तो बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, मुबारक। लेकिन जिन्होंने नहीं उठाए, शायद वो समझते होंगे कि हमारा कम्युनिकेशन घर के साथ, कारोबार के साथ बहुत ज़रूरी है। तो भले अगर ज़रूरी है तो भले यूज़ करना मोबाइल, पर क्लास के दौरान कदापि नहीं करना। 4 धामों के अंदर जहाँ बैठे हो कभी भी नहीं करना। ओम शांति भवन में भी कभी भी नहीं करना। उसके अलावा जो आपका पर्सनल टाइम है, उस टाइम में भले आप अपनी मोबाइल, जो आपको आवश्यक काम है, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मोबाइल का मौन और मुख का भी मौन। हम क्या बनने आए हैं? संपन्न बनने आए हैं, अर्थात ही फरिश्ते बनने आए हैं। इसलिए इन 3-4 दिनों में हमारी हर एक्टिविटी, चाहे वो उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, सोना है, चलना है, व्हाटएवर, क्या होगा? फरिश्ते अंदाज में होगा। आप तो दिल्ली के हैं, हाँ, उस दिल्ली के जहाँ गुलजार दादी ने कितना समय बिताया है। और गुलजार दादी की क्लासेस में हमेशा एक बात आती थी, कोई पूछे, बाबा का ही है ये पॉइंट, और गुलजार दादी प्राय इसको रिपीट करवाते थे, हाँ, कि कोई पूछे क्या हाल चाल है तो क्या जवाब देंगे? हाल तो खुशहाल है और चाल फरिश्तों की है। तो आपको साथ साथ या 3-4 दिनों में दादी को भी याद रखना कि दादी हमेशा हमें क्या रिमाइंड कराती, दादियाँ हमारी अव्यक्त कैसे बनी। बाबा के एक एक महावाक्य को अंडरलाइन किया, अटेंशन रखा, और तब जाकर दादियों ने अव्यक्त स्थिति को प्राप्त किया। तो हमें भी उनके जैसा बनना है। तो ये अवश्य याद रखेंगे कि हर एक्टिविटी मेरी फरिश्ते अंदाज में होंगी। मुख के मौन में तो बोलना नहीं है, लेकिन जैसे कहा कि 24 घंटा ये मुख बंद नहीं रह सकेगा, कोई ना कोई आवश्यक काम के लिए बात करनी होगी। तो कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, इस पर अंडरलाइन करेंगे। और क्लास के समय तो नहीं बोलना है, लेकिन कई बार क्या होता है, क्लास जैसे ही पूरी होती है फिर आवाज़ में आ जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि चलो क्लास में ना भी आए, जैसे ही गेट से बाहर हुए एकदम से आवाज़ में आ जाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे। यहाँ आप फरिश्तों को नोटिस करने वाले मधुबन निवासी बैठे हैं। हाँ, आपकी हर एक्टिविटी हमारे कान तक पहुँचाई जाती है और हमें बार बार कहा जाता है, आप अनाउंस क्यों नहीं करते, आप अनाउंस क्यों नहीं करते। हम कहते हम तो अनाउंस करते हैं, अभी भाई बहनें जितना अटेंशन रखे। तो आपका रिमार्क इस तरीके से न आए, इसका ध्यान आप रखना। आपके आने से ही तो बाबा का आंगन सज जाता है। आपके आने से ही बाबा के आंगन में रिमझिम सी हो जाती है। बाबा के घर के आप श्रृंगार हैं, लेकिन फिर श्रृंगार को बनाए रखना होगा। आप ऐसे लगो जैसे बाबा के घर में बाबा के फरिश्ते आए हैं। तो ये आपका रिमार्क आना चाहिए, इतना अटेंशन आप रखेंगे। तो मोबाइल का मौन, मुख का मौन और मन का मौन, जो मैंने पहले स्पष्ट कर दिया, अंतर्मुखी हो जाना। मन बुद्धि जो इंद्रियों के गलियारे में आकर बाहर झांकता रहता है, वो इंद्रियों के गलियारे को छोड़कर भीतर की ओर मुड़ जाए। आत्मा घर के अंदर देखे। ये घर हम कहते हैं ना, ये शरीर क्या है? आत्मा के रहने का
घर है और उस घर के अंदर भी खास भ्रुकुटी कुटिया में विराजमान है, तो उधर भीतर अपने आप को मोड़ लेंगे और भीतर स्वयं से बातें करेंगे। स्वयं के जो ओरिजिनल गुण हैं उनको अनुभव करेंगे, उस फ्रिक्वेंसी पर अपने आप को लेकर आएंगे। तो फिर जैसे ही आप अपने ओरिजिनल गुणों की फ्रिक्वेंसी पर आएंगे, या यूं कहे अपने गुणों को अनुभव करके वाइब्रेट करेंगे, ऐसी घड़ी में बाबा को याद करेंगे तो फ्रिक्वेंसी सेम होने के कारण कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। और जैसे ही कनेक्शन स्थापित हो जाएगा, बाबा के साथ रूहान, बाबा की एनर्जी हमारे अंदर बढ़ती जाएगी, हम एम्पावर्ड होते जाएंगे। बैटरी हमारी चार्ज होगी, न सिर्फ चार्ज होगी, हमारे अंदर जो विकर्मों का किचड़ा जमा है 63 जन्मों का, भस्म भी होता जाएगा। और इस प्रकार से हम निर्मल बनेंगे। वो योग की अग्नि ऐसी जले, जो आत्मा की प्यूरिटी ऐसी निखरे कि वो प्यूरिटी के वाइब्रेशन, वो प्रकाश इस मुख को भी क्रॉस करके बाहर उसकी ग्लिम्स, उसकी झलक दिखाई दे, जिसको ही कहेंगे कि हमने ज्वालामुखी योग किया। ऐसा योग कि आत्मा ऐसी निखर जाए, ऐसी पवित्र हो जाए कि वो पवित्रता इस मुख को भी भेद कर बाहर दिखाई पड़े। इसको कहते हैं ज्वालामुखी योग। नहीं तो हम वर्षों से योग तो कर ही रहे हैं, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जब कमेंट्री चली तो सबने कहा बहुत अच्छा योग लगा, लेकिन कमेंट्री के बाद योग करके जैसे ही उठे तो प्रेम स्वरूप तो दिखाई नहीं दिया, चिल्लाना मैंने शुरू कर दिया। तो मनसा वाचा कर्मणा, अभी संडे की मुरली में भी यही था, या तो वाचा पे अटेंशन तो मनसा छूट जाता है, मनसा पे अटेंशन है तो जब योग में बैठे तो थोड़ा भी आवाज किया तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन अगर सचमुच तीनों में अटेंशन रखेंगे तो दूसरे की अशांति मेरी शांति को क्यों भंग करे, है ना। तो तीनों पर अटेंशन रखेंगे, मनसा वाचा कर्मणा, तब जाके हमारी भट्ठी सफल होंगी, हम बाप समान बनेंगे, संपन्न बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे, सतयुग को बहुत नजदीक लेकर आएंगे। ओम शांति।